जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के जो हमारे टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें काफ़ी पेपर हमने करा दिया। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो सीरियस स्टूडेंट है जिनको जीएस में एक अच्छा स्कोर करना है वो आप जाएं और प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो को आप देख लें। एसएससी के जितने भी हमने वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको दोस्तों मिलेगी, देख लेना। क्योंकि अभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ था, हमारी सीरीज में से वहाँ क्वेश्चन मिल गए हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि यहाँ भी आपको मिलेगा। जिस स्ट्रेटजी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी यदि आप सीरियस एस्पिरेंट है, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इस सीरीज में आज हमारा 1 मार्च 2019 का जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है उसका जीएस वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं चलो दोस्तों। इसका जो पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कहा कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। 100 निम्न में से पहला ऑप्शन है आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। देखो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि जो एक अभी रिसेंटली ये 103वां संविधान संशोधन किया गया था 2018-19 की बात है। और ईडब्ल्यूएस आपने सुना है 10% आरक्षण वाला जो फंडा है वो उसके लिए संशोधन किया गया था। तो ये आर्थिक आरक्षण से रिलेटेड है क्योंकि जो आपको उनमें बताया गया है कि मतलब जैसे कोई एक ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है कि जैसे आप जर्नल में आते हैं और आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 10% का आरक्षण आपको दिया जाएगा यदि आपका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है। अच्छा, इसके हिसाब से आपके भारतीय संविधान में 15 का सब क्लोज 6 जोड़ा गया और 16 का सब क्लोज 6 जोड़ा गया। एक तो ये काम किया गया है, ठीक है ना। एक आपको ध्यान रखना है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल यानी आपके फंडामेंटल राइट में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है और डीपीएसपी में भी, तीनों जगह शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, रखा गया है। ऐसे शोषण के खिलाफ अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आपका ऑलरेडी मूल संविधान में ही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आपका मूल संविधान में है ना। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें एक तो बाल श्रम है और एक बलात्श्रम है। दोनों को मैंने काफ़ी अच्छे से वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को, तो आप थोड़ा सा ये भी विशेष ध्यान रखेंगे इस बात पे भी। जाके आप वीडियो देख लेना, 5-7 मिनट की वीडियो होगी, छोटी सी वीडियो रहेगी, 20 मिनट की होगी, ज़्यादा इससे बड़ी नहीं होगी। देखो अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का जो पहला युग है उसको क्या कहा जाता है। पहला युग पूर्व पाषाण काल है दोस्तों। इसमें माना जाता है कि मनुष्य ने 99% विकास अपना इसी काल में किया है। मनुष्य का जो विकास है वो 99% जो काल है वो इसी में हुआ है और ये 12,000 वर्षों तक माना जाता है। 12,000 वर्षों तक इस काल को माना जाता है, ठीक है ना। ये आपका प्रागैतिहासिक काल का पहला युग है। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल। आपकी हड़प्पा सभ्यता के कुछ पैरेलल भी देखा गया है, कहीं कहीं कोई स्थल ऐसे भी देखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेंगे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आए थे। ये आपको मैं अच्छी बात बताऊं कि ये या कहाँ से आप इसको रिलेट करेंगे, किस वर्ष आया, आइडिया लगाना। जो मुग़ल साम्राज्य था हमारे यहाँ, जिस टाइम मुग़ल थे उस टाइम ये आए थे। ऑप्शन में दिया हुआ है इन्होंने कि 1658, 1656, 1678, 16 यानी सारा मुग़ल है। यहाँ एक लॉजिक तो लग नहीं सकता। तो ये आए थे 1656 से और 12 वर्षों तक ये यहाँ रहे। 1656 से 12 जोड़ लो यानी 68 तक, 1668 तक इनका समय बताया गया। और ये आपका मुग़ल सम्राट है, इस टाइम कौन मुग़ल सम्राट है 1656 में कौन मुग़ल सम्राट है ये देख लेना है आपको। और 1656 में जो मुग़ल सम्राट है उसका बेटा उसके चिकित्सक के रूप में यहाँ रहे थे। इन्होंने अपने आप को यहाँ मुग़लों के ऊपर एक अपनी छवि निखारना चाहा था, ठीक है। तो ये एक अच्छे मतलब क्या बोलते हैं उसको, चिकित्सक भी हुए और मेन मकसद इनका यही था बस कि किसी तरीके से अपनी छवि को सुधारा जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। राजकोषीय नीति के रूप में
कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने के लिए, कर कटौती का मतलब क्या होता है जी, सब्सिडी देना, समझ रहे हो ना, सब्सिडी देना, अन्य सहायता देना। इसके तहत सरकार विस्तारवादी नीति, देखो हाँ ये रहा तीसरा ऑप्शन, विस्तारवादी राजकोषीय नीति को बढ़ावा दे रही है। इसमें क्या होता है कि धन जो है वो जनता के हाथों में भेजा जाता है, लोगों के हाथों में, मन जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाया जाता है पब्लिक में, ताकि पब्लिक के अंदर क्रय शक्ति बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदे। ये सरकार की विस्तारवादी नीति है, ठीक है, राजकोषीय नीति। अच्छा, संकुचन कार्य क्या होगा, इसमें धन को मार्केट में जब ज़्यादा तरलता आ जाती है, ज़्यादा पैसा लोगों के पास हो जाता है, तब मार्केट से धन को संकुचित किया जाता है, उसको बैंकों में जमा कराया जाता है, ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, मछली के समूह को क्या कहा जाता है, मछली का जो समूह है को कहा जाता है स्टैंडर्ड, बस, सेना, स्कूल। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं इस बात को लेके। देखो मछली जो है, मछली झुंड में जिस टाइम मरीन के अंदर होती हैं वो झुंड में घूमना पसंद करती हैं, ताकि बड़ी मछलियों से वो स्वयं की रक्षा की जा सके। ओहो, ये तो यार क्वेश्चन आया नहीं था, सॉरी दोस्तों। अब थोड़ा फोकस करके आप देख लें, मैंने इस क्वेश्चन पे भी फोकस कर दिया है, आप इसे अच्छे से देख लेंगे। जो संकुचनकारी और विस्तारवादी था वो मैंने ध्यान नहीं दिया है, सॉरी दोस्तों। बाकी आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, मछली वाले पे। मछली के समूह को क्या कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है, क्योंकि देखो ये इनका एक स्कूल होता है। जैसे ये बड़े बड़े समूहों में रहती हैं छोटी मछलियाँ, ताकि बड़ी मछलियों से सुरक्षा महसूस कर सके। और जब सबमरीन या मरीन के अंदर ये मतलब यात्रा करती हैं, घूमती हैं, ये अपने झुंड में घूमती है, उस झुंड को ही स्कूल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। नमक सत्याग्रह आंदोलन, अब आप इसे ध्यान से सुन ले, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं आपके एक स्टोरी माइंड में सेट कर देता हूँ। देखो यदि बात करें इसके आंसर की कि कितनी दूरी तय की थी, वो 241 मील दूरी तय की थी, जो सी ऑप्शन है इसमें। अच्छा, अब किलोमीटर में यदि बात करूँ, यहाँ तो मील में दे दिया, हो सके किलोमीटर में दे दे, तो ये यात्रा अहमदाबाद से साबरमती तक की है। अहमदाबाद से साबरमती तो कितने किलोमीटर की दूरी है, लगभग 322 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप ध्यान से लिखेंगे, नमक सत्याग्रह ही दांडी मार्च है। नमक सत्याग्रह जो है ना, वो दांडी मार्च का नाम ही नमक सत्याग्रह, यानी महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च से स्टार्टिंग किया था इसको। तो इसमें जैसे मान लिया, आप दांडी मार्च, आपको पता है कि दांडी मार्च जो है वो आपके 12 मार्च 1930 को स्टार्टिंग किया था इन्होंने इसको। अच्छा, ये कहाँ की यात्रा है, जो गांधी जी का अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, ठीक है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी, जिसकी दूरी लगभग 322 किलोमीटर है या 241 मील है, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, इसमें जो नमक के ऊपर कर लगाया गया था, गांधी जी ने उस नमक कानून को तोड़ा था, उसका विरोध किया था, ठीक है ना, विरोध प्रदर्शन में। और उसमें ये नहीं था, उसने एक मुट्ठी नमक हाथ में लिया, इस प्रकार से एक मतलब आग्रह किया, सत्याग्रह जिसको बोल रहे, इन आग्रह किया कि अब नमक के ऊपर करना लगाया जाए, गलत काम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अजमेर में उस महोत्सव का देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये फिर मैं नहीं दिखाया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, अजमेर में उस महोत्सव, उर्स है ये, उर्स नहीं है, उर्स महोत्सव, महोत्सव का नाम है उर्स। महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ये ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती की जो उनकी पुण्यतिथि है, उसी को उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, अजमेर में मनाया जाता है उर्स महोत्सव। इसके बारे में आप गूगल कर लेंगे, और ज़्यादा गूगल करने की आपको नीड है, क्योंकि ऐसे महोत्सव से मैंने देखा है 2021 के जो पेपर हुए उसमें भी, और इनमें भी मैंने देखा है 2019 के जो हम सोल्व कर रहे हैं, 2017 के भी हमने सोल्व किए, कि महोत्सव से लेके क्वेश्चन, नृत्य से लेके क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में खिलाड़ियों से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उन चीज़ों पे थोड़ा विशेष ध्यान करें दोस्तों। आपको सिलेक्शन लेना है, पढ़ना भी आपको पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। अब इतनी बुक हैं, क्या क्या पढ़ें, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए ये हमने एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें आपको स्मार्ट स्टडी करने का मौका मिल सके। बाकी अगला क्वेश्चन, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में ने शुरू किया था।
अब ये बात देख लो ध्यान से, किस भारतीय राज्य ने स्टार्ट किया था इसको? खो खो हमारे यहाँ भी खेला जाता है, स्कूल में हमने भी खेला है। क्या है कि किसी को हाथ लगा के हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, वो हमारे पीछे दौड़ता है, हमें पकड़ता है, फिर कहीं बैठ जाते हैं, तो एक टीम नीचे बैठी रहती है, एक टीम खड़ी रहती है, वो खो खो है, खो करते हैं खो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि किसी को टच करना और भाग जाना, उठो और भागो, उठो और भागो, खो खो का अर्थ है उठो और भागो। अच्छा, ये महाराष्ट्र राज्य में स्टार्ट हुआ था और सन 1918 की बात है, ये नया नहीं है, आप नया सोच रहे हो। महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्टार्ट हुआ था ये पहली बार, पूना, वहाँ इसको खेला गया था 1918 की शायद लगभग की बात है। क्लियर, आप देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे मित्रों। देखो ये वाला क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में मोस्टली इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ये देखो कैसे, 1601 ईस्वी में जब गुजरात विजय इन्होंने की थी, मुगलों ने जब गुजरात विजय की थी तब ये दरवाज़ा बनवाया था। और इस दरवाजे की सबसे बड़ी खासियत है बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में है। ये भी पूछा जाता कहाँ है बुलंद दरवाज़ा? फतेहपुर सीकरी में है। और ये गुजरात विजय की सफलता का परिणाम है कि हाँ हम गुजरात जीत के आ गए। और इसके विश्व का सबसे ऊंचा ऐसा दरवाज़ा है जिसके अंदर मतलब इसमें क्या है कि जो फारसी अलंकरण है और हिंदू अलंकरण है, दोनों को देखने को मिलता है। दोनों की जो स्थापत्य कला है उसमें देखिए, विश्व का ऐसा सबसे बड़ा दरवाज़ा है। और इसके निर्माण में लगभग 12 वर्षों का समय लगा था, 12 वर्षों का समय, ठीक है ना। ये आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस और रग्बी। मैं आपको बताऊं क्रिकेट कहाँ का, क्रिकेट तो आप जानते ही होंगे, इतना क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट है ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल, और टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल, रग्बी है आपका न्यूजीलैंड, और आपका इसमें आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ये रग्बी आपका न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका हो गया। और रही फुटबॉल की बात, फुटबॉल आपका फ्रांस, ठीक है ना। और एक जगह का और है, ये ध्यान आप सर्च करके इसे कमेंट बॉक्स में लिखना, फुटबॉल फ्रांस का है और एक जगह का और है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होते हैं? जो अंडे की जर्दी होती है, पीला भाग जो होता है, उसमें विटामिन B12 ज़्यादा पाया जाता है, मोस्टली B12 पाया जाता है। B6 भी होता है, विटामिन D भी होता है, लेकिन B12 की जो बात है वो सबसे ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है, अंडे की जर्दी में। अगला क्वेश्चन, इससे एक और बात है, जो मतलब मनुष्य की जो त्वचा होती है, त्वचा कोमल बनती है अंडे की जर्दी खाने से, यानी विटामिन B से। और विटामिन C की बात करें, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और ये विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन A जैसे गाजर है, विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो आंखों का रोग है, रतौंधी, जीरोफैल्मिया रोग भी बोलते हैं। रतौंधी पूछना बंद कर दिया है, कई एग्जामों में मैंने देखा है। जीरोफैल्मिया रतौंधी रोग का दूसरा नाम है, ठीक है ना। विटामिन A की कमी के कारण होता है जीरोफैल्मिया रोग, रतौंधी रोग। और गाजर हो गया आपका, यहाँ आप मान के चलो कि विटामिन A भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन K, जो विटामिन K है, आप इसे सर्च करके बता देना मुझे विटामिन K से क्या होता है क्या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी इंफोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? सेवानिवृत्त और सह संस्थापक ये थे NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति इसके सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यदि बात की जाए कौन इसके अध्यक्ष हैं, इसके CEO हैं सलील पारेख, लिख लेना इसको। प्रेजेंट टाइम में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी जो दिग्गज कंपनी इंफोसिस है उसके CEO हैं सलील पारेख, और ये कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, कर्नाटक में, ठीक। अगला क्वेश्चन 38,
इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 38 को यहाँ देखेंगे, देखो ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पर्वतीय दिवस आपने पहली बार शायद सुना होगा, पर्वतीय दिवस यानी ये दिवस भी हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो लेकिन मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छे से कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे, चाचा नेहरू की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में। ठीक है, और आपका 13 जनवरी का कोई डे नहीं है। 2 अक्टूबर का विश्व अहिंसा दिवस है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी हुआ था, महात्मा गांधी जी का भी हुआ था, लेकिन इसको विश्व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यदि बात की जाए तो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, बाकी सब लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को ये संविधान अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1957 आप लिख लेंगे कहीं भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2019 में जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल राज्य का दर्जा था, आर्टिकल 370 और उसी का एक है 35A 35A, इनको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए पूछा जा सकता है और इसी वजह से शायद ये पूछा गया होगा, क्योंकि 2019 का ही है ना ये। हाँ बिल्कुल राइट। तो 1956 इसका आंसर है, बाकी वो आप पढ़ लेंगे। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट टाइम में। और बात की जाए तो वो जो विशेष राज्य का दर्जा था आर्टिकल 370 निरस्त हो ही गया है। अगला क्वेश्चन 40, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? सीसा जो है भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बल। देखो मैं बताऊँ, ये जो सीसा है, कैंची हो गया सीसा, ये मतलब प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, जो फिजिक्स में नहीं आते वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। कैंची प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आती है। तो पिलास वो भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तो यानी इसमें बल आघूर्ण वर्क करता है, बल आघूर्ण। बाकी इसको आप एक बार विस्तृत जाके 10th क्लास की जो NCERT है फिजिक्स की, वहाँ पढ़ लें तीनों चीज़ को, उनके उदाहरण पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स समझौता, ये आपको थोड़ा विशेष ध्यान में देना है। ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया था? ब्रिटेन वुड्स समझौता। ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है दोस्तों, ये आपका IMF बैंक जो है ना, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हाँ ये रहा, इसी की स्थापना हुई थी उस टाइम। और इसमें लगभग 189 सदस्य हैं इसके, और उस टाइम 44 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर करके इसको मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, बाकी इसके ब्रिटेन वुड्स समझौते को आप अच्छे से एक बार पढ़ लें। ये कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संगठन का ये समझौता था। ठीक है, ज़्यादा मैं यहाँ नहीं लिख सकता, उतना जगह नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा इसे अपना देख लेंगे अपने लेवल पे। यदि आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो देख लें, नहीं करना है तो टाइम पास करना है तो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मतलब छुआछूत की बीमारी है? दम्मा, स्ट्रोक, मधुमेह, ये तो टाइप वो हो गया शुगर, डायबिटीज, और दम्मा हो गया आपका जो एक क्षय हो गया, टीबी बोलते हैं इसको, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये टीबी जो होता है, इसमें क्या है, ये एक प्रकार का छुआछूत की बीमारी है। इसमें फेफड़ों को ये संक्रमित करता है, और फेफड़ों से मतलब छींकना, भाप, उससे उसके जो कीटाणु निकलते हैं वो संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए छुआछूत की बीमारी है। अगला क्वेश्चन, फ्लाइट ऑफ पिजन। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन हैं? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक स्किन बॉन्ड है। अच्छा, गीता पीरामल, शोभा डे, सुधा मूर्ति और स्किन बॉन्ड की 2-3 पुस्तक और हैं, तो उनको भी लिखना है आपको। एक छोटा सा नोट्स तैयार करना है दोस्तों। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप ये सोचना बस कि जिस टाइम आप पढ़ने बैठते हो ना, ये सोचना जब आपको लगे कि बहुत पढ़ लिया, केवल दिमाग में लगा लेना कि मुखर्जी नगर की लाइब्रेरी में बैठे बैठे लोग
12-12 14-14 घंटे पढ़ते हैं, आप तो क्या हो उनके सामने, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये नोट्स बना लेना। मैं केवल आपके लिए स्मार्ट स्टडी का एक रास्ता ओपन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं हूँ कोई एग्जामिनर और मैं पेपर सेट करूँगा। केवल हाँ इतना जरूर है कि आप मेरे इस प्रयास से काफ़ी अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। जैसे स्किन बॉन्ड है, गीता पीरामल को क्यों ऑप्शन में लिया उन्होंने, शोभा डे को क्यों ऑप्शन में लिया, सुधा मूर्ति को क्यों लिया, महात्मा गांधी को क्यों नहीं रखा, कारण कुछ तो रहा होगा। तो इसलिए हमें गीता पीरामल की 2-4 पुस्तक, शोभा डे की 1-2 पुस्तक, स्किन बॉन्ड की 3-4-5 पुस्तक और सुधा मूर्ति, इन पुस्तकों को एक लिस्ट में लगाकर उनको तैयार करना चाहिए एग्जाम देने से पहले। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? ये आपका दक्षिणी, जो आपका मेघालय है उसका दक्षिणी हिस्सा वहाँ है। ये एक प्राकृतिक पुल है। ये जो सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो होती है ना, वहाँ भी मैंने देखा है इसको, ठीक है। तो ये मेघालय में है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, भारतीय खाद्य निगम FCI के मध्य से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? ये बफर स्टॉक कहते हैं इसको। और बफर स्टॉक पता क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लिया हमने किसानों की फसल अच्छी हुई, उसको हमने खरीद लिया, यानी अच्छे खाद्यान्न को स्टॉक करके रख लेना, उसकी कीमत को किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है उससे कम में ना देना, ताकि लगे कि हाँ भाई इन्हें सपोर्ट किया जा सके, ये वाला बफर स्टॉक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है। टाइम भी देखना पड़ता है दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान करना पड़ता है, काम बहुत है। देखो, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। और वोल्गा नदी की एक विशेषता बताऊं, इसकी लंबाई तो है 3600 कुछ मीटर इसकी लंबाई है। और ये आप कैस्पियन सागर में गिरती है, ये बात ध्यान रख लेना। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कैस्पियन सागर में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, कहाँ ये गिरती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना, वोल्गा रिवर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस। देखो, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। और 15 अगस्त को तो हर किसी को पता होगा 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है। और ये 2 जून का कोई दिन नहीं, ये शायद 5 जून होगा यहाँ, हाँ 5 जून हो सकता है। फिर भी आप याद रख लें, कुछ भी हो, 5 जून का पर्यावरण दिवस होता है। मैं आपको याद के लिए बता दूँ, ये 2 जून है, 2 जून का कोई दिवस नहीं है, 5 जून है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 48। देखो, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? 2018 की बात करता है, गोपाल कृष्ण गांधी जी है। लेकिन आज इस टाइम किसको सम्मानित किया गया है, ये सर्च कर लेना है, ठीक है ना। क्या राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किस कंडीशन में है? इसमें 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, ठीक है। तो आप इसको विशेष रूप से सर्च करें। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहा है, 49वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ आप देखेंगे ये क्वेश्चन है। देखो, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य और एक गोम्फ, ये गोवा से रिलेटेड है। कुणबी और गोम्फ गोवा से। मिजोरम का एक देख लेंगे, मिजोरम का क्या, क्योंकि ऑप्शन में मिजोरम दिया तो देखना चाहिए हम लोगों को। थंगलांग सिक्किम का है। और जम्मू कश्मीर का देख लो, एक इसका आपका सिक्किम का सुकुमारी है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का भी ऐसे ही, मतलब आपको इनको सर्च कर लेना है सबको, ठीक है ना। मिजोरम के इनके सबके एक नृत्य पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, कोई लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो क्या है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? DPSP। मैं पिछले
2-3 सेट को यदि आपने कंटिन्यू देखा है तो उनमें सोल्व किया है ये चीज़। मैंने आपको बार बार बताया कि आयरलैंड से DPSP लिया गया है और रशिया से हमारे, मैंने आपको कमेंट करने के बोला था कि रूस से क्या लिया गया है। रूस के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मैंने बताया था राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति को लिया है हमने। और आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट। और जर्मनी से क्या लिया गया है इस बार आपको ये कमेंट करना है, जर्मनी से क्या लिया है, ठीक है। बाकी गूगल करके सब चीज़ देख लेना है कहाँ से क्या क्या लिया गया है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हमारी इन टेस्ट सीरीज से मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और पीछे जो एग्ज़ाम हुए उनमें मिली भी है। ओके, थैंक यू दोस्तों।